ITLS एकेडमी। हमारा लेक्चर है DNA बेस्ड टिश्यू टाइपिंग। ये इसका 5th पार्ट है। इससे पहले इसके 4 पार्ट्स कवर किए जा चुके हैं। आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे DNA बेस्ड टाइपिंग। जो हमारा टॉपिक है उस एक्चुअल टॉपिक को हम आज पढ़ने वाले हैं। So let us start with our lecture. DNA based typing. टाइपिंग, स्क्रीनिंग एंड क्रॉस मैच एनालिसिस, ये तीनों ही चीज़ें हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि क्या है टाइपिंग, क्या है स्क्रीनिंग और क्या है क्रॉस मैच एनालिसिस। ये जो तीनों ही चीज़ें होती हैं आर क्रिटिकल फॉर सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल डोनर एंड सक्सेसफुल एनग्राफ्टमेंट। जो किसी भी ऑर्गन को डोनेट कर रहा है उस पोटेंशियल डोनर को सेलेक्ट करने के लिए टाइपिंग, स्क्रीनिंग एंड क्रॉस मैचिंग ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और ये बहुत क्रिटिकल भी होती हैं ताकि जो एनग्राफ्टमेंट है, जो प्रोसेस की जा रही है ग्राफ्ट करने की, वो सक्सेसफुल हो सके। मेथड्स डिफ़र इन सेंसिटिविटी, जो मेथड्स होते हैं ये सेंसिटिविटी में डिफ़र करते हैं। The choice and design of the method used therefore will affect the ability to predict rejection risk. जो चॉइस होती है मेथड की और जो डिज़ाइन होती है मेथड की वो अफेक्ट करती है कि जो आपने मेथड यूज़ किया है वो रिजेक्शन रिस्क को कितना प्रेडिक्ट कर पा रहा है। Limitations of the serological and protein-based methods have led to the development of more refined molecular DNA typing with higher power of resolution. जो serological limitations हैं protein based methods की, इनकी वजह से और ज़्यादा refined molecular DNA typing का development हुआ और higher power of resolution का development हुआ, स्पेशली फॉर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन टाइपिंग, और खासकर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन टाइपिंग के केस में ये देखा गया। वन ऑफ द फर्स्ट DNA मेथड्स फॉर मोलिकुलर टाइपिंग वाज रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था इसी लेक्चर में, इसी सीरीज में। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म है क्या? इस टेक्निक को सदर्न ब्लॉट की मदद से आइडेंटिफाई किया जाता है। इसमें एनालिसिस जो होती है RFLP की, उस एनालिसिस को सदर्न ब्लॉट की मदद से किया जाता है। दिस मेथड वाज यूज्ड टू आइडेंटिफाई HLA क्लास 2 एलील्स। ये जो मेथड है इसको यूज़ किया जाता है HLA क्लास 2 के एलील्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। DNA टाइपिंग फोकसेस ऑन द मोस्ट पॉलीमॉर्फिक लोकाई इन द MHC। जो DNA टाइपिंग है ये फोकस करती है सबसे ज़्यादा पॉलीमॉर्फिक लोकाई MHC में कौन है। HLA-B, HLA-DRB ये दोनों भी सबसे ज़्यादा पॉलीमॉर्फिक लोकाई के साथ में MHC, HLA-B और HLA-DRB में भी पॉलीमॉर्फिक लोकाई को फोकस किया जाता है। HLA-A, HLA-B, HLA-C and HLA-DRB are all considered important for successful transplantation outcome। ये जो सारे HLAs होते हैं ये सारे ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी सक्सेसफुल आउटकम के लिए। होल ब्लड पेशेंट स्पेसिमेन कलेक्टेड इन इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड एंटीकोआगुलेंट। जो पेशेंट का ब्लड का स्पेसिमेन लिया जाता है उसको कलेक्ट किया जाता है इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड में। ये एक एंटीकोआगुलेंट है। एंटीकोआगुलेंट का मतलब होता है
ऐसी चीज़ जो कि ब्लड को जमने से रोकती है, ब्लड में क्लॉट बन जाता है, उस क्लॉटिंग को ये रोकती है। आर यूज्ड फॉर डीएनए बेस्ड टाइपिंग। Cell lines of known HLA type are used for reference sample। बहुत सारी सेल लाइन्स हैं जिनका HLA सैंपल नोन है, HLA टाइप नोन है, उनको रेफरेंस की तरह यूज़ किया जाता है। Standards and quality assurance for DNA based assays have been established by ASHI। ये एक वेबसाइट है जहाँ पर आप स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी एश्योरेंस जो हैं डीएनए बेस्ड ऐसे को आप पा सकते हैं, इसलिए मैंने वेबसाइट यहाँ पे डाली हुई है, आप अगर चाहें तो देख सकते हैं। डीएनए आइसोलेशन कैन बी परफॉर्म्ड फ्रॉम वाइट सेल प्रिपरेशंस। वाइट ब्लड सेल्स की प्रिपरेशन के द्वारा डीएनए के आइसोलेशन को परफॉर्म किया जा सकता है, इसको बफी कोट भी बोलते हैं। और फ्रॉम आइसोलेटेड न्यूक्लियाई ट्रीटेड विद प्रोटीनेज के, या फिर जो आइसोलेटेड न्यूक्लियाई हैं जिनको कि प्रोटीनेज के से ट्रीट किया जाता है, इनके द्वारा भी आप डीएनए के आइसोलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अब आता है सीक्वेंस स्पेसिफिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब हाइब्रिडाइजेशन। Hybridization of a labeled probe to immobilized amplicons of the HLA gene, जिसको कि डॉट ब्लॉट बोला जाता है। किसी भी लेबल्ड प्रोब का हाइब्रिडाइजेशन, ताकि एम्प्लीकॉन्स को, जो HLA जीन के एम्प्लीकॉन्स हैं, उनको इमोबिलाइज किया जाए, was one of the first method that utilized polymerase chain reaction। ये ऐसा पहला मेथड था जिसने पीसीआर एम्प्लीफाइड डीएनए फॉर एचएलए टाइपिंग यूज़ किया। पीसीआर के लिए एम्प्लीफाइड डीएनए सबसे पहले इसी मेथड के लिए यूज़ किया गया, जो लेबल्ड प्रोब का हाइब्रिडाइजेशन किया गया। और ये जो एम्प्लीफाइड डीएनए था ये एचएलए टाइपिंग के लिए था। HLA region under investigation is amplified by PCR। जो HLA region investigation में होता है उसको PCR से एम्पलीफाई किया जाता है using primers flanking the polymorphic sequence। ऐसे प्राइमर्स यूज़ किए जाते हैं जिनमें कि पॉलीमॉर्फिक सीक्वेंस फ्लैंक करते हैं। फ्लैंकिंग रीजन का मतलब होता है कि कोई ऐसा भी पार्ट जो कि एक अपर साइड में या लोअर साइड में अलग से दिखता है, इसको फ्लैंकिंग रीजन बोला जाता है। सीक्वेंस स्पेसिफिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब्स, जिसको कि SSOP बोला जाता है, में ऑल्सो बी परफॉर्म्ड इन अ रिवर्स डॉट ब्लॉट कॉन्फ़िगरेशन in which the allele specific probes are immobilized on the membrane। सीक्वेंस स्पेसिफिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब को भी परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन इसको परफॉर्म करने के लिए रिवर्स डॉट ब्लॉट कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ किया जाता है, जिसमें होता क्या है, एलील स्पेसिफिक प्रोब्स को इमोबिलाइज किया जाता है मेम्ब्रेन पे। डायग्राम में दिखाया गया है, द प्रिंसिपल ऑफ द SSOP assay इज शोन। SSOP का यहाँ पे कैसे पूरी प्रोग्रामिंग की जाती है ये दिखाया गया है। एन HLA जीन रीजन इज एम्पलीफाइड फ्रॉम स्पेसिमेन DNA यूजिंग जेनेरिक प्राइमर। एक HLA जीन रीजन को एम्पलीफाई किया जाता है एक स्पेसिमेन से, जिसके लिए जेनेरिक प्राइमर का यूज़ किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से प्राइमर्स का दोनों में यूज़ किया गया है।
The amplicons are immobilized on a membrane and probed with labeled sequences. जो amplicons होते हैं उनको फिर मेम्ब्रेन पे इमोबिलाइज किया जाता है और फिर उनको प्रोब्ड सीक्वेंसेस से लेबल कर दिया जाता है। प्रोब लगा दीजिएगा, देखिए यहाँ पे मेम्ब्रेन पे इनको इमोबिलाइज किया गया है और मेम्ब्रेन पे इमोबिलाइजेशन करने के बाद में इन पे प्रोब्स लगा दिए गए हैं। देख रहे हैं आप प्रोब्स किस तरीके से फ्लोरेसेंस दे रहे हैं। लेबल्ड सीक्वेंसेस होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री टू स्पेसिफिक एलील्स। स्पेसिफिक एलील्स के ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सिग्नल्स फ्रॉम द बाउंड प्रोब will indicate the alleles of the immobilized DNA। ये जो सिग्नल मिल रहा है यही इंडिकेट करेगा कि जो इमोबिलाइज्ड डीएनए है उसके एलील्स कहाँ कहाँ हैं। ये बाउंड प्रोब की मदद से पता चलेगा। देखिएगा स्पेसिमेन 1 का स्पेसिमेन 2 का किस तरीके से रिजल्ट आ रहा है कि कहाँ पे एलील्स वो प्रेजेंट है जिनमें कि आपने फ्लोरेसेंट प्रोब लगाया है। दूसरा है इन रिवर्स डॉट ब्लॉट SSOP द प्रोब इज इमोबिलाइज्ड ऑन द मेम्ब्रेन। प्रोब को मेम्ब्रेन पे इमोबिलाइज किया जाता है। Patient DNA is amplified using primer covalently bound to biotin or deoxygenin at the 5' end. The amplicons are then hybridized to the panel of probe. Immobilized amplicons on a membrane जो प्रोब्स होते हैं उनको एक मेम्ब्रेन पे इमोबिलाइज किया जाता है। इफ़ द सीक्वेंस ऑफ द एम्प्लीकॉन मैचेस, अगर एम्प्लीकॉन का सीक्वेंस मैच करता है एंड हाइब्रिडाइज टू दैट ऑफ द प्रोब, और उस प्रोब से हाइब्रिडाइज करता है, सो अ सेकेंडरी रिएक्शन विद एंजाइम कॉन्जुगेटेड एविडिन और एंटी डिजीऑक्सीजेनिन will produce a color और light signal। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एम्प्लीकॉन्स हैं इनकी दोबारा से रिएक्शन हो रही है, रिवर्स रिएक्शन इनको मिल रही है क्योंकि यहाँ पे प्रोब है उसको जहाँ अटैच होना है वो प्लेस इसको मिला है, तो ये यहाँ पे अपना फ्लोरेसेंस शो कर रहा है। दूसरी जगह पे जहाँ पे एम्प्लीकॉन्स आ रहे हैं कोई अटैचमेंट साइट इनको नहीं मिली है, तो ये ऐसे ही रह गए हैं, इनके पास में कोई भी फ्लोरेसेंस देखने को नहीं मिला है। एक लाइट सिग्नल मिलता है कलर्ड, ये लाइट सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है। When exposed to substrate, if the sequence on the amplicon differs from that of probe, no signal is generated। इस जगह पे देखिए जो सीक्वेंस है एम्प्लीकॉन का वो प्रोब के सीक्वेंस से डिफर कर रहा है। यहाँ पे प्रोब लगाए गए हैं, तो जब प्रोब से सीक्वेंस ही नहीं मिल रहा है तो लाइट जनरेट होने की बात ही नहीं आती। इस तरीके से SSOP और रिवर्स डॉट ब्लॉट SSOP को परफॉर्म किया जाता है। अब बात आती है सीक्वेंस स्पेसिफिक PCR की। बाय डिजाइनिंग प्राइमर्स दैट एंड ऑन द पॉलीमॉर्फिक सीक्वेंस, ऐसे प्राइमर्स को डिज़ाइन करके जो कि पॉलीमॉर्फिक सीक्वेंस पे एंड होते हैं, सक्सेसफुल जनरेशन ऑफ अ PCR प्रोडक्ट विल अकर। अगर इस तरीके के प्राइमर्स को डिज़ाइन कर लिया जाता है जिनके एंड पे पॉलीमॉर्फिक सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे PCR प्रोडक्ट का सक्सेसफुल जनरेशन किया जाता है। ओनली इफ द टेस्ट सीक्वेंस हैज़ द पॉलीमॉर्फिक एलील कॉम्प्लीमेंट्री टू द प्राइमर। जो टेस्ट सीक्वेंस है आपका और आपने यहाँ पे प्राइमर लगाया जिसके एंड्स जो हैं वो पॉलीमॉर्फिक सीक्वेंसेस हैं, तो अगर यहाँ पे जो पॉलीमॉर्फिक एलील्स ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे प्राइमर के, तो सक्सेसफुल जनरेशन हो जाएगा PCR प्रोडक्ट का, क्योंकि ये एम्प्लीफाई कर देगा, बहुत ढेर सारा PCR बना देगा ये।
Detection of the PCR product is used to indicate specific alleles. जो PCR प्रोडक्ट होता है इसका यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक एलील्स के इंडिकेशन के लिए। सीक्वेंस स्पेसिफिक पीसीआर, जिसको कि हम एसएसपी पीसीआर बोलते हैं, सीक्वेंस स्पेसिफिक पीसीआर इज फास्टर एंड इजियर देन एसएसओपी। ये एसएसओपी से फास्ट और इजी मेथड है इन दैट नो प्रोब्स और लेवलिंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। इसमें ना तो प्रोब की ज़रूरत पड़ती है और ना ही लेवलिंग स्टेप रिक्वायर्ड होता है। एंड द रिजल्ट्स ऑफ एसएसपी पीसीआर, दैट इज सीक्वेंस स्पेसिफिक पीसीआर, आर डिटरमाइंड डायरेक्टली बाय एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जो सीक्वेंस स्पेसिफिक पीसीआर होता है इसके रिजल्ट्स को डायरेक्टली आप सीक्वेंस स्पेसिफिक पीसीआर से इसके रिजल्ट्स को आप डायरेक्टली एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया गया है, प्रोडक्ट लिया गया है, एक टारगेट सीक्वेंस है जो टेस्ट सीक्वेंस है, इसके अगेंस्ट आपने प्राइमर्स को लगा दिया। अब प्राइमर अगर यहाँ पे इसके कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये पीसीआर प्रोडक्ट को जेनरेट करवा देगा, पीसीआर प्रोडक्ट को एम्पलीफाई करवाएगा। और अगर प्राइमर इसके कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तो देखिए इसने कोई भी सिंथेसिस नहीं करवाई, यहीं पे इसको स्टॉप कर दिया है, आगे कोई सिंथेसिस नहीं करवा पाएगा क्योंकि इसका सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री है ही नहीं। तो देखिएगा जिसका सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री है वो एम्पलीफाई करेगा। तो ये तो आपने कंट्रोल लगाया है, ये है एम्पलीफिकेशन कंट्रोल। और जो प्रोडक्ट बन के आया है वो एलील स्पेसिफिक प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन जिसमें देखिएगा ये प्राइमर ही नहीं एम्पलीफाई कर पा रहा है क्योंकि इसके सीक्वेंस नहीं मैच हो रहे हैं। भाई देखिए यहाँ पे ए से टी मैच हो गया, जी से सी मैच हो गया, अगेन टी से ए मैच हो गया, फिर ए से टी मैच हो गया, जी से सी मैच हो गया, लेकिन फिर ये क्या हुआ, ये टी के बाद में सी कैसे आ गया? टी के बाद में तो ए आना चाहिए, टी के बाद में सी आया, कॉम्प्लीमेंट्री रह ही नहीं गया, तो फिर यहाँ पे एम्पलीफिकेशन की कोई भी बात ही नहीं बनती, यहाँ पे नो एम्पलीफिकेशन। सो द सीक्वेंस स्पेसिफिक प्राइमर्स एंडिंग इन AGTGC, देखिएगा ये वाला जो है AGTACT, ये सीक्वेंस स्पेसिफिक प्राइमर है, will be extended only from a template carrying the polymorphism shown। जो पॉलीमॉर्फिज्म दिखाई गई है, जो सीक्वेंस स्पेसिफिक प्राइमर्स हैं उन्हीं से एक्सटेंशन होगा, बाकी किसी से एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं देखा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सीक्वेंस बेस्ड टाइपिंग। The most definitive way to analyze DNA at the nucleotide sequence level, सबसे ज़्यादा डेफिनेटिव वे की बात करें डीएनए को न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लेवल पे एनालाइज करने के लिए तो वो है डायरेक्ट डीएनए सीक्वेंसिंग। आप डायरेक्ट डीएनए की सीक्वेंसिंग करके डीएनए को न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस लेवल पे एनालाइज कर सकते हैं। दिस इज़ ट्रू फॉर एनी डीएनए टेस्ट, ये किसी भी डीएनए के टेस्ट के लिए ट्रू है। एंड नो लेस डिस्कवरी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ HLA टाइप, यहाँ पे कोई भी लेस डिस्कवरी नहीं हुई है, आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है HLA टाइप्स का। सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड अदर आर्टिफैक्ट्स may alter the mobility of some fragments and complicate interpretation। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं और कुछ अदर आर्टिफैक्ट्स होते हैं, ये कुछ फ्रैगमेंट्स की मोबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, एंड कॉम्प्लिकेट इंटरप्रिटेशन, जो इंटरप्रिटेशन है उसमें कॉम्प्लिकेशंस ला सकते हैं। फर्दरमोर,
A number of events can occur that will compromise sequence quality. बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सीक्वेंस की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। यहाँ पे देखिएगा दिखाया गया है फॉर सीक्वेंस बेस्ड टाइपिंग, शायद आप लोगों को दिख नहीं रही होगा, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फॉर सीक्वेंस बेस्ड टाइपिंग HLA region from patient DNA are amplified by PCR. HLA regions लिए गए पेशेंट से और उनको एम्पलीफाई किया गया PCR के द्वारा। पहले पेशेंट का सैंपल लिया, उसमें से DNA आइसोलेट किया, DNA आइसोलेट करने के बाद में इसका PCR करवाया। नेक्स्ट लिखा है The PCR products are then purified from unused PCR reaction components by alcohol precipitation। जो PCR प्रोडक्ट है इसको एल्कोहल प्रेसिपिटेशन के द्वारा कलेक्ट कर लिया गया। उसके बाद में लिखा है और कॉलम और जेल प्योरिफिकेशन मेथड। अब या तो एल्कोहल प्रेसिपिटेशन करा लिया या कॉलम या जेल प्योरिफिकेशन मेथड के द्वारा भी आप एम्प्लीकॉन का जो PCR प्रोडक्ट है उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दी एम्प्लीकॉन्स आर देन सीक्वेंस टू डिटेक्ट पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये जो एम्प्लीकॉन्स मिले हैं, क्लीन एम्प्लीकॉन्स, इनका यूज़ किया जाता है, आप पॉलीमॉर्फिज्म को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लीन एम्प्लीकॉन्स का यूज़ किया और आपको पॉलीमॉर्फिज्म का डिटेक्शन यहाँ पे मिल जाता है। अब आता है MHC डिसीज एसोसिएशन। जेनेटिक डिसीजेस कॉज्ड बाय सिंगल जीन डिसऑर्डर। जो भी ऐसी जेनेटिक डिसीजेस होती हैं जिनमें सिंगल जीन डिसऑर्डर होता है, ये ओबे करती हैं मेंडेलियन लॉ को। ये मेंडेलियन लॉ पे बेस्ड होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपना वर्क करती हैं। Their phenotypes are either dominant or recessive। इनके जो phenotypes होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स सभी ने पढ़े होंगे, कैसे ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो ये इधर डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं एंड आर इनहेरिटेड इन अ प्रेडिक्टेबल मैनर, और एक प्रेडिक्टेबल मैनर में इनहेरिट होते हैं, इलिस्ट्रेटेड इन पेडिग्रीज, और इनके लिए पेडिग्रीज बनाई जाती हैं। पेडिग्रीज के द्वारा इनको बताया जाता है कि किस तरीके से इनका इनहेरिटेंस हो रहा है। कुछ इस तरीके से पेडिग्री बनती है जिसके द्वारा प्रेडिक्ट किया जाता है कि इनका इनहेरिटेंस का पैटर्न क्या है। मोस्ट डिसीजेस however are not caused by a single genetic lesion। बहुत सारी डिसीज़ ऐसी भी होती हैं जो मेंडेलियन लॉज को ओबे नहीं करती, ये सिंगल जेनेटिक लेशंस के द्वारा नहीं होती हैं एंड देयरफॉर हैव कॉम्प्लेक्स सेग्रीगेशन पैटर्न। अब जब सिंगल जेनेटिक लेसन से नहीं होती हैं तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेग्रीगेशन पैटर्न देखा जाता है। मल्टीपल जीन्स, एपिजेनेटिक्स and environmental factors combine to bring about these disease state। यहाँ पे कोई एक फैक्टर काम नहीं कर रहा होता है, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं डिसीज़ के स्टेट को लाने के लिए। जैसे कि मल्टीपल जीन्स होते हैं, इसमें एपिजेनेटिक्स होती है और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कंबाइन हो जाते हैं ताकि ये डिसीज़ स्टेट को लाया जा सके। ऑटो इम्यून डिसीजेस, ऑटो इम्यून डिसीजेस के बारे में उम्मीद है सब जानते होंगे। इसमें बॉडी अपने आप को ही अटैक करने लगती है। सो ऑटो इम्यून डिसीजेस विच अफेक्ट 4% ऑफ पॉपुलेशन, ये 4% पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, फॉल इन दिस कैटेगरी। ये जो सिंगल जेनेटिक लेशन से ना होने वाले डिसीजेस हैं उन्हीं में ऑटो इम्यून डिसीज भी आती है। At least one of the genetic factors
involved in autoimmunity is linked to the MHC. जो ऑटो इम्यूनिटी के फैक्टर्स होते हैं, जो जेनेटिक फैक्टर्स, उनमें से कम एक फैक्टर तो ऐसा होता ही है जो कि MHC से लिंक्ड होता है. An autoimmune disease have MHC association. जो ऑटो इम्यून डिसीजेज होती हैं उनमें मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का एसोसिएशन देखा जाता है. Normal states are also controlled by multiple genetic and environmental factors. जो नॉर्मल स्टेट्स होती हैं ये भी बहुत सारे जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं. द जीन्स फॉर ओल्फैक्टरी सेंसेशन, जो सूंघने की शक्ति होती है, इसके अलावा हिस्टोन जीन्स, जीन्स कोडिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड ब्यूटाइरोफिलिन. ब्यूटाइरोफिलिन क्या होता है? मैमल्स के मिल्क का एक कंस्टिट्यूएंट होता है. जीन क्लस्टर्स आर फाउंड इन दी MHC. देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं इस मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स में. इसमें ऑल्फैक्टरी सेंसेशन भी होता है, हिस्टोन जीन्स भी होते हैं, ऐसे जीन्स भी होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के लिए कोड करते हैं, और ब्यूटाइरोफिलिन भी प्रेजेंट होता है. तो इतनी सारी चीज़ें MHC में पाई जाती हैं. The MHC may play a role not only in the predisposition to disease but protection from disease as well. जो MHC होता है ये सिर्फ डिसीज़ के फैलाने में ही काम नहीं करता है, ये डिसीज से प्रोटेक्शन में भी अपना वर्क करता है, इंक्लूडिंग सम इन्फेक्शियस डिसीजेस नोटेबली HIV. कुछ इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं जिनमें ये प्रोटेक्शन देता है, जैसे कि HIV उनमें से एक है. इसमें भी MHC का रोल देखा जाता है प्रोटेक्शन के लिए. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन. अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं. फॉलो करिए ITLS एकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन. सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. Like this video, share and subscribe to our YouTube channel. For any help or any query, call on our helpline number 7080833450. आप अपनी queries या doubts को हमारी एकेडमी की वेबसाइट पर भी ड्रॉप कर सकते हैं असिस्टेंट पे www.itlsacademy.com. इसके अलावा अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं. सो थैंक यू एवरीवन. थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस सेशन.